दिनों का हाथ चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। परंपरा अच्छी होती है, मैं उसको निभाने की कोशिश करती हूँ, या कुछ परंपराओं का बढ़ावा भी मैं करती हूँ, तो वो आगे आप देखेंगे इतने सारे लोगों का आशीर्वाद, आशीर्वचन, शुभकामनाएं सब कुछ मेरे साथ है, और तब मैं कुछ नया कर पाऊंगी, यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। और आप शांतिपूर्वक बिना ताली के सुनिए, मैं बहुत सारी बातें करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा पहला संबोधन है आपके साथ। आप लोगों ने ज्ञान की बातें सुनी है, मैं आपको जीवन की बातें सुनाऊंगी। तो सबसे पहली बात कि आज मैं जिन लोगों के साथ इस कुर्सी पर बैठी थी, शायद मैं आज तक नहीं बैठी थी। पूछेंगे क्यों? तो पता नहीं क्यों, यह उस समय की परंपरा नहीं हुआ करती थी कि सीनियर्स के सामने, अपने पिता के सामने, आज भी मेरे पिताजी जानते हैं, सब लोग समझ ही चुके होंगे कि हमारे पिता वहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठने का साहस नहीं कर पाई थी आज तक। आज मुझे बैठना पड़ा है, तो मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है। और हमारे जो चाचा जी हैं, जिनसे मेरा इतना स्नेह इन्होंने दिया, लेकिन रूबरू होने का आज तक मुझे सौभाग्य नहीं मिला था। कई समारोह यहाँ पर हुए, लेकिन मैं इनके सामने शायद ना आ पाई, क्योंकि मैंने एक जीवन जीना शुरू किया था कि सादा जीवन, कुछ विचार करते हुए हमारी जिंदगी कट जाएगी। मैं आना भी नहीं चाहती थी, ये मैं लिख कर दे दूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, यह पलायन हो जाएगा, और मैंने पलायन नहीं किया। जिंदगी में इतनी कसमकस आई, और उस कसमकस के दौरान जब मैंने पलायन नहीं किया, आत्महत्या नहीं की, और मैं आप सबके बीच खड़ी होकर कुछ बोल रही हूँ, तो मैं 3 वर्षों के लिए क्यों करूँ? तो यहाँ पर सुनो भाई, यहाँ पर भूतकाल, सब लोग जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों काल यहाँ पर मौजूद हैं। आप नजरें दौड़ाएं, आपको तीनों काल की अनुभूति हो जाएगी। भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल की अनुभूति शायद आप लोगों को हो गई। भविष्य आशा जी बैठी हुई हैं। मैंने सोचा था कि पहले आशा जी ही आ जाए, मैं दावा नहीं करूंगी, लेकिन आशा जी ने नहीं चाहा, तो खैर आ गए। और फिर उससे भी भविष्य में हम चले तो हमारी प्रमोद जी। तो यहाँ तक तो बातें हो गई। अब एक बात जो मुझे बहुत भीतर तक जो मुझे भिगो गई, 1 तारीख को मैंने सामान्य रूप से यहाँ पर पदभार ग्रहण किया। उसमें सारे वरिष्ठ लोग नहीं मौजूद थे, बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे दुखद घटनाएं भी घटी हुई थी, इसलिए। तो उस वक्त हमारे चाचा जी ने, शायद मुझे लगता है, हो सकता है ऐसा न हो, कि उन्होंने 3-4 दिनों तक मेरा इंतजार किया कि शायद फोन से आशीर्वाद लेके, मैंने नहीं लिया। तो 5 तारीख को इन्होंने एक पत्र लिखा मुझे, और वह पत्र मेरे लिए इतनी अमूल्य निधि बन गया कि मुझे आंसुओं से क्या, मुझे भीतर तक तर कर गया। वह शुभकामना पत्र था इनका, इनकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, अपने पास है। तो मुझे लगा कि 2 बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि ऐसा न हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, मेरा IQ टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं इसका जवाब कैसे देती हूँ। तो आजकल के डिजिटल युग में तो लोग सोचते हैं कि भाई हम किसी को मैसेज भेज दें, किसी को कंग्रेचुलेशन कर दे, 1 सेकेंड का काम है। लेकिन उस अवस्था में इन्होंने पत्र भेजा है, तो नहीं, पत्र का जवाब पत्र ही होता है। मोहब्बत का जवाब हम मोहब्बत से दे न दें, लेकिन पत्र का जवाब पत्र होता है। और मैंने हैंडराइटिंग में ही, इन्हीं की शैली में इन्हें उसका जवाब भेजा, और मेरे लिए वो अमूल्य निधि है। मैं दोनों को संजो कर रखूंगी, और हो सकता है कि आने वाली पत्रिका में मैं उस दोनों पत्रों को रखूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे पूज्य पिताश्री भी, अगर मुझे जितना उन्होंने कहा वो सब हो, तो आज तक जो दिया न दिया, लिया न लिया, वो सब मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर मुझे एक शुभकामना पत्र देंगे, और चाचा जी से भी अनुरोध करूंगी कि, क्योंकि देखिए, जब आदमी सामान्य जीवन जीता है, सब कुछ की चाह छोड़ देता है, तो कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शर्मसार। लेकिन जब आप आदत बिगाड़ देंगे, एक चाचा जी ने दिया कि शुभकामना पत्र,
तो 2 पंक्तियों का लिखा हुआ हैंड राइटिंग में अगर मिल जाता तो मुझे खुशी होती। एक बात, हाँ, एक सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो लंगर सिंह महाविद्यालय के जो कलीग हैं प्राचार्य विक्रम जी, हमारी ससुराल के 2 व्यक्ति यहाँ पर हैं। हमारी ससुराल की सरजमी का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कल्याण कुमार झा जी जो राजभवन के सलाहकार हैं, और एक कॉलेज के निरीक्षक प्रोफेसर प्रमोद जी। ये दोनों मुझे लगता है कि आजू बाजू कौन दाया है कौन बाया है, तो सही गलत की पहचान तो ये लोग पहले वहाँ से करके भेजेंगे, फिर मेरा काम फाइल में होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये लोग अपना सहयोग तो भरपूर देंगे, न भी देंगे तब भी मैं लूँगी पूरे अधिकार के साथ। अब आइए कि यहाँ पर हमारे बीच हमारे बहुत, इन्होंने कहा कि मैं 45 वर्षों से जानता हूँ, तो 45 वर्षों का समय एक बहुत लंबा समय होता है, और 45 वर्षों तक पीछा करते करते ये पूरा टीम भी रहे हैं। उन्होंने मेरे ही मोहल्ले में अपना घर भी बना लिया, अब इससे आप जो और यहाँ भी मौजूद है। और पिछले 6 महीने से मुझे लगता है कि अग्रज सतीश बाबू इस माहौल को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे हुए थे कि सुधा जी आ रही है। सुधा जी कोई महारानी और गवर्नर थोड़े के आ रहे हैं, तो उसके लिए इतनी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप लोगों का स्नेह मिल जाता, अग्रज अनुज हमारे मित्र बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, पुराने मित्र कह लीजिए और तात्कालिक मित्र, तो पुराने में हमारे वीरेंद्र जी द्वय कभी पड़ोसी हुआ करते थे और एक हमारे करीब रहा करते थे, और रामदयालु सिंह के महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हैं रमेश जी। हम लोग समान बैच के कह लीजिए जिस समय हम लोग यहाँ आए थे, और 25 वर्षों से हम लोग का जो इन्होंने इशारा भी किया था कि 25 वर्षों से हम लोग एक साथ हैं। तो ये तो हमारे हो गए, जहाँ से मैं किसी की थी किसी की हो गई, मैदान के आर पार किसी की थी किसी की हो गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, नए को अगर नए ढंग से पेश किया जाए, लोटा को अगर चमका के साफ नहीं करेंगे तो तांबे का लोटा भी मध्यम पड़ जाता है। बस वही स्थिति मेरे सामने है। तो और हमारे जितने भी नए मित्र हैं, नए मित्रों में उज्जवल आलोक जी हैं, संध्या जी हैं, सुशांत जी हैं, वीरेंद्र कुमार, नए इनको नए भी इसलिए कि हमारा साथ पहले का भी है, फिर भी यहाँ के लिए नए हैं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र द्वय कर लीजिए, तो ये वीरेंद्र द्वय और पुष्पेंद्र जी, ये सारे के सारे लोग, और जो ये हमारे नए मित्र हैं राकेश जी, और राकेश जी पीछे हैं इसलिए बताई मंच संचालन इन्होंने भी किया, मंच संचालन हमारे अग्रज प्रोफेसर सतीश बाबू ने भी किया और कल्याण कुमार झा जी ने भी किया। तो ये सब लोगों को समान मेरा आभार। तो ये जो हमारे नए मित्र हैं, इन लोगों के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ये लोग टेक्निकली अभी समय की जो मांग है उस मांग में इतने खड़े उतर रहे हैं कि मुझे सचमुच कोई परेशानी नहीं लग रही है कि जहाँ मैं नहीं जान पा रही हूँ वहाँ भी ये सहयोग करने के लिए राजी हैं। तो इन लोगों की तकनीकी सहायता से मैं अपने कार्यों को एक अंजाम दे पाऊंगी, ये मुझे विश्वास है। तो आपकी जो आत्मीयता है, आपका जो प्रेम है, आपका जो विश्वास है, आप बड़ों का भी, अनुज का भी, अग्रज का भी और हमारे पूर्वजों का भी जो हमारे साथ मौजूद है एक कुर्सी पर जिन्होंने बैठने का आशीर्वाद दिया, उनका भी, तो सब लोग मिलकर अगर चाहेंगे तो मैं आगे की राह और प्रशस्त कर पाऊंगी नई ऊर्जा के साथ। तो आप लोगों को, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे इसी बात की है कि आप लोग अपना सहयोग मुझे प्रदान करेंगे, तो मुझे लगता है कि एकता में बल है और सहयोग में विकास। तो मुझे एकता और सहयोग दोनों ही चाहिए, और आप अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। आप सब लोग जब तक मेरे साथ हैं, जब तक जन मन सब कुछ मेरे साथ होगा, तभी मैं आगे बढ़कर आप लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर सारी समस्याओं का निदान करने में पूरी निष्ठा और पूरे लगन के साथ आप लोगों के साथ में दूंगी। इतना मेरा दावा है कि मैं आप लोगों को जीवन की सारी समस्याओं से कुछ अगर आप लोग राय मांगेंगे तो मुझे जैसा लगेगा मैं उसमें देने के लिए तत्पर रहूंगी। आपको कुछ भी उस तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 9 दिन मुझे हो गए हैं आए हुए, और सारे लोग मेरे साथ असहज नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है, हो सकता है कि अगर कुछ असहज होंगे भी तो सहज हो जाएंगे।
तो एक बात मैं कह रही थी, ये तो सब आप लोगों के साथ की बातें हुई कि हमारे डीन साहब और पूर्व संस्कृत विभाग अध्यक्ष, तो ये इन्होंने पूछा कि तुम ज्वाइन करने जा रही हो कि नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मैं सोच रही हूँ मैं छोड़ दूँ, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। कौन यहाँ से वहाँ कागज पत्र करता फिरे। तो इन्होंने एक वाक्य कहा, और ये बहुत कम बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे पिताश्री ने कि वो कम बोलना, लेकिन अभी के दौर में मुझे लगता है कि कम अगर बोलेगा तो उसको मूर्खाधिराज ही समझा जाएगा। जो जितना बोलता है सर पर चढ़ के, उसी को उतना काबिल माना जाता है। तो दोनों का समन्वय तो स्थापित करना ही होगा, चुप्पी भी और मौन भी। और मौन की भाषा बहुत ताकतवर होती है, ये तो है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं अभी टेक्निकल युग में कि हमारी मौन की भाषा समझ लेंगे? है कोई? मैं चुप रहूं और आप लोग सब लोग समझ लें? मुझे तो नहीं लगता है कि मौन अगर मैं रहूं तो आप सब लोग समझ लेंगे। तो मुझे नहीं लगता था कि इतने सारे लोग, मैं 25 वर्षों तक लंगर महाविद्यालय में मैंने कार्य किया, तो मुझे लगा नहीं कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ चली आई तो उस समय से पिछले 8, 7, 9 दिनों से मैं अभी यहाँ जितनी देर हूँ, मैं शांत नहीं हो पाई, ना मैं सो पाई हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी नींद हराम हो गई है, फोन से भी और लोगों के मिलने से भी। क्या छात्र, क्या शिक्षक, सब लोगों ने देखा है। तो यह अपना पता नहीं क्यों मुझे मिला, वहाँ रहकर नहीं पता चला था, जो यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। यह मेरी उपलब्धि कही जा सकती है कि मुझे पता चल गया कि इतने लोग मुझे चाहते हैं। तो हमारे, फिर मैं वही आ गई हूँ कि हमारे डीन साहब ने जो कहा वह वाक्य मुझे छू गया। कुछ ऐसी बातें होती है जो आदमी को प्रेरित करने के लिए काफी होती हैं। तो इन्होंने कहा कि इनका वाक्य था हमारे अनिल बाबू का, डीन बाबू का। तो उन्होंने कहा कि सुनो सुधा, यह स्थायी होने से अच्छा है तरंगायित हो जाना। तुम स्थायी हो चुके हो, इसको तरंग में लाओ। और ये कैसे संभव है सर तरंग में लाने? तो बड़े भारी आप कह रहे हैं कि तरंगायित हो जाना, तरंगित होना है, तरंगायित क्या होता है? तो तरंगायित होने का आदेश इन्होंने दिया। और जब ये पिछले 45 साल से मेरे पीछे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो तरंगायित हो लेते हैं, देखते हैं भाई। तो हमने सोचा कि चलो तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखें। तो देख लेते हैं भाई कि इसमें हमारे अग्रज का भी बहुत सारा हाथ है कि उन्होंने कहा, जबरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं आ जाओ। तो ठीक है, जब इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो चलो देख लेते हैं। तो इस प्रकार मैं यहाँ आ गई। अब ये 3 वर्षों का जो कार्यकाल है, इसी में मुझे सारे कार्यों को कर लेना है। और सारे कार्य क्या होते हैं वो तो विभाग के सारे लोग जानते हैं। अब जो संभव हो पाएगा, जितना मैं कर पाऊंगी वो होगा ही। आगे आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग देते रहेंगे, वैसा होता रहेगा। इन लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं सहयोग आगे दूंगी भी और लूंगी भी। जो लोग देने वाले में से हैं वो भी देंगे, जो लोग लेने वाले में से हैं वो उनको मैं दूंगी भी, आगे भविष्य में भी और वर्तमान में भी। और मुझे एक बात कहनी है कि लोग कहते हैं कि फलाना मेरा गुरु है, फलाना मेरा गुरु है, फलाना मेरा गुरु है। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि आखिर मेरा गुरु कौन है। 45 वर्ष से तो नहीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से तो शायद ये मेरे पीछे पड़े हैं कि ये जय गुरु है। तो ये कहते हैं कि मेरे धर्म में दीक्षित हो जा, मैं गुरु बनूंगा, ऋत्विक है दीक्षा दे। तो आज तक मैं समझ नहीं पाई कि मेरा गुरु आखिर कौन है। इसका संधान मैंने किया तो एक छवि मेरे सामने उभर कर आती है और वह होती है मेरी माँ की, डॉक्टर शांति कुमारी, मेरी माँ, जिसने मुझे बचपन में अक्षर ज्ञान से लेकर गणित ज्ञान तक की शिक्षा दी थी। तो वो मुझे लगता है कि वो सचमुच में उस अर्थ और यही मेरी गुरु है। जब मुझे अक्षरीय ज्ञान नहीं होता, मैं चल नहीं पाती, मैं समझ नहीं पाती, बचपन का जो ज्ञान होता है सचमुच सच्चे अर्थों में मेरी गुरु कहलाने के लायक मैं उनको मानती हूँ। और पुनः आप आए तो बचपन जब बीतता है तो व्यक्ति कहाँ जाता है? किशोरावस्था में। और सब लोग जानते हैं, हमारे जितने भी गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ सेंस के गुरु नहीं है, लेकिन कुछ सेंस के गुरु मैं आगे सिद्ध कर दूंगी। तो गुरु की तलाश जब लोग कहते हैं कि मैंने फलाने से पढ़ा, मैंने फलाने से पढ़ा, उस सेंस की मैं बात कर रही हूँ। तो जब किशोरावस्था में मैं पहुंची तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरा गुरु कौन है। तो तब तक
एक दमदार आकृति मेरे जेहन में आती है, और वो है मेरे हमसफर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी की, जिन्होंने महज 19 वर्ष की एक अनजानी सी भोली भाली सी लड़की का हाथ थामा और उन्होंने जीवन रूपी समुद्र के सभी दांव पेच भी सिखाए ताकि मैं इस जीवन को जीने लायक बन सकूं। तो शायद मुझे लगता है कि वो मेरे दूसरे गुरु थे, और मैं उनके प्रति, अपनी माँ के प्रति श्रद्धांजलि उनके जीवन में जीने लायक सिखाया तो उन दोनों ने। और इस राह में चलते चलते, इस जीवन के सफर में चलते चलते कितने पड़ाव आए, कितने संघर्ष आए, कितनी समस्याएं आई, या तो जो भोगता है वह समझता है, वह यह समय उन बातों का नहीं है। लेकिन इस दौरान पिता की उंगली कब मेरे हाथों से छूट गई मैं नहीं समझ पाई। मैं छूटी हुई उंगली को पुनः पकड़ना चाहती हूँ, पकड़ नहीं पाती, या वो फिर पकड़ाना नहीं चाहते। दोनों ही बातें हो सकती है, कहीं मैं गलत हूँ या मैं कब कैसे कहाँ छूट गई उंगली, क्या मैं हाथ भी पकड़ना चाहती हूँ तो वो उंगली मिल नहीं रही है। मिल जाए, आप लोग दुआ कीजिए कि पिता की उंगली पुनः मेरे हाथों में आए तो शायद मैं एक नई दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा सकूं। और अभी अभी मैंने सुना भी कि हर पिछला कदम अगले कदम को बढ़ा है ना, ये आगे क्यों गया। तो मुझे लगता है, और इन्होंने कहा कि वो ये जो पुरानी परंपरा के हमारे जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ बैठे हुए हैं, ये सब लोग यहाँ पर पुरानी परंपरा के हैं, जहाँ स्त्रियों को कोई स्थान नहीं मिलता है वहाँ पुत्रों को ही वरीयता दी जाती है। लेकिन इन्होंने बदल कर बोला जरूर है, लेकिन शायद हो सकता है कि ये हो ना पाए। तो स्त्री विमर्श तो हम लोग करते रहते हैं कि स्त्री को आगे बढ़ाया जाए। स्त्री को क्यों आगे बढ़ाया जाए भाई, स्त्री तो आगे बढ़ी ही हुई है। आप अगर अपने पौराणिक ग्रंथों में जाएं या फिर हमारी जो उपासना पद्धति है उसमें जाएं तो कहाँ पर है कि स्त्रियों को हम विमर्श का विषय उसको बनाते हैं जो कमजोर है, जो दलित है। स्त्रियां कहीं कमजोर नहीं है, कमजोर बनाने वाले हम और आप हैं। यह विमर्श का विषय नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अब विमर्श तो इन लोगों को एक बुजुर्ग शब्द आता है, मैं उस पद पर आ गई हूँ तो मुझे बुजुर्गियत का एहसास है। उम्र भले साथ न दे इसमें, इस बुजुर्गियत ने मेरी उम्र साथ दे न दे, लेकिन मुझे लगता है पद वही है कि वह बुजुर्गियत का एहसास करा रही है। तो मैं आप लोगों की संभावनाओं पर, आप लोगों ने जो ये अपेक्षाएं पाल रखी हैं मुझसे, उन अपेक्षाओं पर मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूंगी। और कोशिश करना तो सबका धर्म है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, और अगर पूर्ण हो जाए तो वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कमियां सब में होती है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, संपूर्ण में नहीं हूँ, लेकिन संपूर्णता का एहसास करना चाहती हूँ। आप सबके सहयोग से मैं संपूर्ण बन जाऊं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि भाई आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये ना कीजिए, वो ना कीजिए, वो सारी बातें ठीक है ना, लेकिन समय की मांग हमसे जिस तरह की मांग रखे, समय की मांग जैसी होती है उस हिसाब से अगर हम ना मानेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। तो अभी व्यक्ति गुरु की चर्चा में मैं थी कि गुरु हमारे होते हैं तो कौन होते हैं, तो क्या प्रकृति हमें नहीं गुरु का कार्य करती है, प्रकृति से भी हम सीखते हैं। मेरा मानना है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ कुछ सीखती ही नहीं, और सीखते सीखते प्रकृति से, जड़ से, चेतन से, अग्रज से, अनुज से और अनुजा से, पूर्वजों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, मित्रों से, सहकर्मियों से और हमारे नए मित्रों से अभी अभी भी मैं कुछ सीख रही हूँ। मैंने देखा है, इन लोगों ने सिखाया है मुझे कि कितनी आसानी से आप अपनी रचना को पलक झपकते किसी को दे सकते हैं। कल की बात मैं बता रही हूँ, तो ये सब मुझे नहीं आता था और मैंने आप लोगों से सीखा है, आगे भी सीखूंगी। एक सेकंड में आप अपनी रचना मुंह से बोले, लिखने की जरूरत नहीं है, कागज नहीं, कलम नहीं, आप बोले में आपका छप जाएगा। तो ये सब नई प्रक्रियाएं जहाँ मैं सीख रही हूँ, तो वो तुम सब लोग, चाहे वो संध्या हो, सुशांत हो, राकेश जी हो, पुष्पेंद्र जी हो, तो ये कलाएं मैं इनसे सीख रही हूँ, अपने बच्चों से सीख रही हूँ, अपने छात्रों से सीख रही हूँ। तो ये भी एक उस अभी की जो या अभी का जो डिजिटल युग है उसमें मुझे प्रवेश दिलाने में कुछ आता था, कुछ जो नया है वो मैं सीखूंगी। तो सब के सब मेरे गुरु हैं, आप सब मेरे गुरु हैं।
ये सब मेरे गुरु हैं। अभी जो इतने दिनों का निचोड़ इन लोगों ने जो मुझे दिया है, अनुभव का पिटारा दिया है, उस अनुभव से मैं हीरे मोती जवाहरात रत्नों को खोलकर मैं अपने लिए संजोऊंगी। और यह मैंने सीखा है कि क्योंकि आदमी जब काम करता है 3 वर्ष हो, 10 वर्ष हो या फिर 20 वर्ष हो, उस दौरान उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन पिटारा जब हम खोलते हैं तब देखते हैं कि उसमें उन लोगों ने क्या क्या भरा है। तो जो इन लोगों ने भरा है, उन लोगों ने आशीर्वचन के रूप में मुझे सौंप दिया। मैं इन लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इनकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। देखिए कि आजाद और संयोग देखिए कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उस दौरान मैंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। तो यह आजादी क्या केवल देश की आजादी है? यह हमारी भी आजादी है, हमारे विचारों की आजादी है, हमारी सोच की आजादी है, हमारी भावनाओं की आजादी है, हम सब की आजादी है। हमारे शोधों की बात, आप सब लोग शोधार्थी हैं यहाँ पर, हम लोगों के शोधों की भी आजादी होनी चाहिए और आजादी के अमृत महोत्सव को हम अमृतमय बना दें और अपने साहित्य कला, अपनी साहित्य कला के द्वारा हम एक नया मुकाम हासिल कर लें। ये हमारी सचमुच की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आगे के विकास कार्य की तरफ ले जाने। और हमारे छात्र भी कुछ तो हैं जो अभी चारों सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है, तो अभी सब लोग परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन मेरा संदेश उन लोगों को तक तो जाएगा ही कि छात्रों से मैं सभी छात्र छात्राओं से यह अपेक्षा करूंगी कि वो जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति, अपनी भागीदारी उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाएं और इससे हिंदी विभाग का जो मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, तो उनका जो मान बढ़ेगा वह मेरा मान बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा। हमारे सभी छात्र बड़ी बड़ी भागीदारी निभाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब हमारे शोधार्थी जितने हैं यहाँ पर, उन सब से मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तो आपने सुना हमारे सबसे ज्यादा जो शोध निर्देशक हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो शोध की जो दिशा होती है और दशा होती है, तो उस पर हम अगर थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक विचार कर लेंगे, अंतिम है आप लोगों का शायद परीक्षा होनी है 3 और 4 को, तो शोधार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने IQ से, अपने अपने मस्तिष्क के किसी केंद्र बिंदु पर जाकर आप शोध का निर्धारण करें कि मुझे क्या चुनना है, मैं क्या चुनूं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक अमूल्य निधि बने। क्योंकि शोध केवल आप एक डिग्री के लिए अगर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शोध आप कर रहे हैं, लेकिन अब तो अगर फ्लैप रीडिंग और ये पढ़ने बदलने वाली बात होगी तो आप पकड़े जाएंगे। अभी मिथिला यूनिवर्सिटी में एक घटना आई है जिसमें का रोक दिया गया, शोध संचार ज्ञान गंगा शायद उसका जो ऐप है उसमें जब वो गया तो वो रोक दिया गया। तो रुकना नहीं चाहिए, रुकने से हमारे विश्वविद्यालय की, हमारे विभाग की बदनामी ही होगी। आप सब हमारे सम्मान में 4 चांद लगाएं तो मैं चांदनी बिखेर दूंगी आप सबके सम्मान में, और आप सबको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सब लोग पाएंगे, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा आप दे पाएंगे और शोध के स्तर को आप सब और हम सब कलीग मिलकर उसको ऊंचा उठाएंगे, और ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। अब एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं आप लोग बहुत थक चुके हैं, मुझे भाई लोग को खाना भी खिलाते रहिए, तब सुनेंगे ज्यादा अच्छा से। आप ये देखिए, मेरा नाम सब लोगों ने लिया अमृत के रूप में, मैं भी जानती थी कि मेरा नाम है सुधा, और बचपन से मैं जानती थी कि मेरे नाम का अर्थ शायद अमृत होता है। एक ही अर्थ मैं जानती थी कि मेरे नाम का अर्थ अमृत। अभी तक अचानक मुझे पता चला कि नहीं, मेरे नाम के तो कई और अर्थ भी हैं। तो मैंने खोज की तो मुझे पता चला कि एक तो शुद्धता, मुझे लगता है शायद मुझ में है ना, और एक शुद्ध, दूसरा कल्याण की भावना, मुझे लगता है कि कल्याण की भावना भी है और कल्याण हमारे विभाग में भी मौजूद है। मैं अपने नाम के अर्थ को सार्थक कर दूं कि आप सबका कल्याण कर दूं और कल्याण अपना भी कर दूं, तो मेरी सार्थकता होगी। कार्यकाल हमारा अमृतकाल बन जाएगा, तो मैं अमृतकाल की कल्पना करूंगी। एक अर्थ और भी है, गंगा का पानी, और गंगा का पानी, क्या मैं गलत हूँ? नाम सुधाकर, तो गंगा का पानी, तो गंगा को भी धरती पर अवतरित होना पड़ा था। गंगा जी धरती पर क्यों आए थे आप सब लोग जानते हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो
पता नहीं सब लोगों ने मुझे धकेल धकेल कर शुभकामना देते देते जबरदस्ती पलायन की बुद्धि को पलटते हुए सब लोगों ने यहाँ आकर मुझे बैठा दिया, एक कुर्सी थमा दी। एक अर्थ वो है गंगा का पानी आडोस का जो अर्थ हो, और उसमें सब हमारे जो एलएस कॉलेज के लंगर सिंह महाविद्यालय के कलीग लोग हैं, ये सब लोगों की महती भूमिका, वीरेंद्र जी हो, प्रमोद जी हो, रमेश जी हो, हमारे त्रिविक्रम जी हो, विजेंद्र नाथ मिश्र जी हो, जो भी हो, अग्रज हो, अनुज हो, प्रोफेसर सतीश बाबू हो, सब लोगों ने एक स्वर से जैसे मुझे यहाँ आने के लिए इतना ज़्यादा बैलून में हवा कस दी कि मुझे लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, पलायन करना ठीक नहीं है। तो एक है गंगा का पानी, और दूसरा एक और अर्थ है बिजली और पानी। और बिजली और पानी मूलभूत आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की। तो बिजली और पानी, इसका मतलब है, हो सकता है कि मैं आप लोगों की मूलभूत आवश्यकता बन जाऊं, हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो मेरे संबंध में, या किसी और पे जब आप राय मांगेंगे, दिशा पूछेंगे, तो मैं जरूर उपलब्ध हूँ हर वक्त। मैं कोई वो पर्दा नसीब नहीं हूँ। आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे आप संवाद कर सकते हैं, मैं संवाद के लिए उपलब्ध हूँ। आप संवाद का मतलब केवल टेलीफोनिक नहीं होता है, दूरभाषी नहीं होता है। आप हमारी कुर्सी तक आकर हमसे बात कर सकते हैं। इसका मैं आपको आज़ादी के महोत्सव में मैं आज़ाद करती हूँ कि आप सब मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप मुझ तक पहुँचेंगे, ऐसा ना, आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं। राम जी हमारे, हम राम जी, ठीक है। तो इस तरह से हम सब लोग, मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरे साथ कंफर्टेबल जिसको कहते हैं, और सहजता दूर हो गई होगी और सहज हो गए होंगे मेरे उद्बोधन से। मुझे लगता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जो बोल रही हूँ उसमें काफी त्रुटियां भी होंगी। हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, आज तक मैंने जबान नहीं खोली है इन लोगों के सामने, और इतनी जबान मेरी खुल गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इन लोगों से। तो खैर ये सब तो हो गया, सारी बातें मुझे लगता है स्पष्ट हो गई। और अगर आप सब, एक बात और मैं कहना चाहूंगी आप सब लोगों से, जिन लोगों का नाम मैंने नहीं लिया या लिया, सब लोग मेरे हैं, और मैं आप सब के लिए कार्यों के लिए विभागीय कार्यों के लिए उपलब्ध हूँ। आप सब इसके लिए निश्चित रहें। जिनका नाम मैंने नहीं भी लिया है वो अतिरिक्त न लेंगे, कुछ छूट जाते हैं, कुछ राह में मिल जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, लेकिन इसको अन्यथा न लिया जाए। तो ये सब हो गया। आप सब लोग अगर मेरे बारे में, मेरे संबंध में कुछ जानना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर मेरी जानकारी आपको कोई दूसरा नहीं देगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग किसी भी प्रकार की गॉसिप का शिकार न होकर आप सीधा संवाद मुझसे स्थापित कर सकते हैं, कुछ भी जानने की इच्छा हो तो। इसमें मैं आप लोगों का बहुत समय लगा, लेकिन मैं अंत में आप सब लोगों से यह एक मनोहार करना चाहूंगी। आप सब लोग जरा उस पर ध्यान दे देंगे। बाकी बातें तो हो गई, तो वो मैं जरा आप लोगों से मनोहार की अनुमति चाहती हूँ, मैं कर लेती हूँ। आप सबसे मनोहार हैं, मनोहार से तो परिचित होंगे, सब लोग परिचित होंगे। अभी एक बात और मैं कहूँगी, अभी आप लोगों ने जिस सृजनात्मकता और जिस तत्परता और जिस सेवा भावना कह लीजिए या विभागीय सहयोग भावना कह लीजिए, आपने अग्रज का साथ दिया है। अग्रज मतलब प्रोफेसर सतीश बाबू का, उनका साथ दिया है। उसमें आप लोग धुआंधार कार्यक्रम में थक चुके हैं, है ना। थकना स्वाभाविक है, इतनी देर से लोग बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। ये भी मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, तो थक चुके हैं। उस थकावट के बीच में, और अभी हमारे राकेश जी ने बसंत का आपको पुकारा, तो बसंत को जब पुकारा है तो कुछ पंक्तियां आपके लिए हैं। मैं कभी नहीं हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जो आप सबके मनोहार के लिए हैं कि सांसों को खुलकर, सबके लिए भाई ध्यान देंगे, सांसों को खुलकर जरा गमकने तो दीजिए, सांसों को खुलकर जरा गमकने तो दीजिए, जिंदगी के पलों को जरा जी तो लीजिए, जिंदगी के पलों को जरा जी तो लीजिए, लबों पर मुस्कुराहट को आने तो दीजिए, लबों पर मुस्कुराहट को आने तो दीजिए, कश्ती को जरा किनारे लगा तो लीजिए। अब अगली पंक्ति सुने, और वो मेरा बिल्कुल
एक पुकार है, वो आप सुन लीजिए कि सम्मान और सद्भाव का एक दिया जलाने तो दीजिए। सम्मान और सद्भाव का एक दिया जलाने तो दीजिए। दिए से दिलों के अंधेरों को दूर तो कीजिए। दिए से दिलों के अंधेरों को दूर तो कीजिए। तूफान के उफान को जरा रुकने को दीजिए। पतझड़ के मौसम में जरा बहार को आने तो दीजिए। तूफान के उफान को जरा रुकने तो दीजिए। पतझड़ के मौसम में जरा बहार को आने तो दीजिए। आंखों के शोर और सन्नाटे को जरा थाम तो लीजिए। आंखों के शोर और सन्नाटे को जरा थाम तो लीजिए। अमृत की बूंदें हैं दोस्तों, अमृत की बूंदें हैं दोस्तों, बिखरने से बचा तो लीजिए। अमृत की बूंदें हैं दोस्तों, बिखरने से बचा तो लीजिए। कुहासे में लिपटी हुई भोर को जरा धूप तो दीजिए। कुहासे में लिपटी हुई भोर को जरा धूप तो दीजिए। जख्मी कबूतर के पैगाम को जरा पढ़ तो दीजिए। कबूतर के पैगाम को जरा पढ़ तो लीजिए। तो यह मेरा मनोभाव था आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों ने खत के मजमून को मुझे लगता है कि खत के मजमून को भांप भी गए होंगे और पढ़ भी लिया होगा। तो खैर आप लोगों का सद्भाव और सम्मान मुझे प्राप्त हो रहा है। अब मेरी पात्रता कैसी है कि इन सारे वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वचन मैं मुट्ठी में बांध लूंगी। खुलने नहीं दूंगी मुट्ठी को, मैं बालू की रेत नहीं बनने दूंगी। इतना विश्वास मैं इन लोगों को दिलाऊंगी। आगे भी इनका आशीर्वाद बना रहे और जिंदगी को जीने के लिए जिंदगी की जो कला है उस कला को सीखनी पड़ती है। जिंदगी को जीने के लिए कला सीखनी पड़ती है और वो सीखने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। वह हमें जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू होने पर ही हमें समझ में आता है कि हम कैसे उनका सामना करें। ऐसे में आप सब लोग साहित्यकार हैं और साहित्यकार को जानते पहचानते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए एक उन्हीं की पंक्तियों के द्वारा एक संदेश दूंगी और अपना स्थान ग्रहण करूंगी कि औरों को हंसते देखो मनु। एक बात और सुन लीजिए। राम प्रवेश चाचा जी ने एक बार कहा, जब मैं कठोर क्या कर लेंगे, काफी कशमकश की स्थिति में जब मैं आ गई थी, तो मेरे चाचा, मैं पड़ोसी हुआ करती थी आंगोला में, उनके निवास के बगल में। तो वो जानते थे कि मेरा जो स्वभाव है वह एक हंसमुख प्रवृत्ति का रहा है। बातों को हल्के, उन्होंने कहा ना कि गंभीर से गंभीर बातों को भी किस ढंग से रख देना है। तो उन्होंने कहा कि सुधा कैसे हंसेगी। उन्हें बड़ी चिंता हो कि सुधा हंसेगी कैसे। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था उस वक्त। सुधा हंसेगी चाचा जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका आशीर्वाद होगा तो सुधा हंसेगी भी और अमृत काल भी बनाएगी। का आशीर्वाद रहे। अपनी उंगली अगर थमा दे मुझे और दो पंक्ति का आशीर्वाद भी कर देंगे लेटर पैड से, मैं चाहती हूँ दोनों आदमी आप सब लोग मुझे दें। हाँ, तो और उसको मैं इसमें रखूंगी, वो मेरी अमूल्य निधि होगी, मेरा अधिकार बनता है उस पर, तो वो आप सब लोग मुझे देंगे। और भविष्य की तो मैंने कल्पना कर दी कि भविष्य आने वाला भविष्य जो हमारा है, हमारी बगल में बैठा हुआ है, शुभकामना दे चुका है आशा जी। तो मैं आपके लिए तत्पर रहूंगी और आशा का दीपक जलाए चलो धर्मला, है ना। तो आशा आशान्वित करती रहे हमें। तो सब लोगों की बातें हो गई। अब मैं आप लोगों से दो चार पद करके क्षमा मांगती हूँ उनकी सारी त्रुटियों के लिए। औरों को हंसते देखो मनु, मैंने कैसे जीना सीखा, कैसे हंसना सीखा कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। आप सब सुखी हो तब हम सुखी होंगे। अगर हम सुखी हो गए, आप दुखी हो गए, तो हमारा सुख किस काम का। आप सब लोग सुखी होइए। आप सब लोगों के चेहरों पर, आप सबके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, खिलखिलाहट आ जाए। आप हमारे बागीचे में देखिए, उद्यान में देखिए और खिलते हुए फूलों की तरह आप सब लोग पल्लवित पुष्पित हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।
गौरवशाली सृजनात्मक, शैक्षिक और ज्ञानात्मक परंपरा को आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग पूरा रहेगा। अब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं